2007 में अमेरिका के हॉलीवुड में एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम है ज़ोडिएक। ये फिल्म अमेरिका के सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीरियल किलर पर आधारित है जिसे कभी पकड़ा नहीं गया। ये फिल्म लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। अमेरिका के हज़ारों लोगों की तरह एक लड़की भी ये फिल्म देखने जाती है। उसका नाम है कॉनी सीवॉटर। लेकिन जहां बाकी लोगों के लिए ये बस एक सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी होती है, वहां ही कॉनी के लिए ये इससे बढ़कर है। कॉनी सीवॉटर को ऐसा लगता है जैसे उसकी अपनी ज़िंदगी उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो। फिल्म का हर सीन, हर मर्डर की जगह उसे जानी पहचानी लगती है, जैसे वह खुद उन सभी जगहों पर जा चुकी हो। लेकिन एक चीज़ जो उसे अंदर तक हिला देती है वह है इन मर्डर्स की डेट्स और जगह। उसे याद आता है कि वे खुद और उसके 2 भाई इन सभी जगहों पर हत्या होने से एक दिन पहले गए थे। हर मर्डर से ठीक एक दिन पहले वहां मौजूद होना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसे ये भी याद आता है कि वे एक हाई क्लास स्विमर थी जिसे पानी के पास रहना बहुत ज़्यादा पसंद था और इन सभी मर्डर्स की जगह भी पानी के पास थी। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है और इसमें कुछ ऐसे लोग भी दिखाए गए हैं जो हमले से बच गए थे। फिल्म खत्म होती है, लोग ज़ोडिएक से जुड़े या फिल्म के डिफरेंट सीन्स को देखकर एक्साइटेड होते हैं। हॉलीवुड के बहुत ज़्यादा पॉपुलर अभिनेता जैक गिलेनहॉल, मार्क रफालो और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एक्टिंग की तारीफ करते हुए लोग घरों को लौटने लगते हैं। लेकिन कॉनी सीवॉटर बाहर आती है, अपने 2 भाइयों डेविड और डॉन को कॉल करती है और कहती है कि तुम जानते हो वो वही था। डेविड को कोई हैरानी नहीं होती, लेकिन डॉन कहता है कि मुझे तो पहले से पता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि वे शख्स कौन है जिससे ये तीनों भाई बहन जुड़े हुए थे। जिस इंसान की बात हो रही है वह है आर्थर ली एलन। कॉनी के परिवार में 7 लोग हैं, 6 भाई बहन और उनकी मदर फाइल सीवॉटर। इनसे आर्थर की मुलाकात 1960 के दशक में होती है जब वह एक स्कूल में टीचर था। लेकिन धीरे धीरे वे इस पूरे परिवार के लिए सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बन जाता है, खासकर फाइल सीवॉटर यानी उनकी माँ के लिए। इस स्कूल में आने से पहले एलन अमेरिका नेवी में काम कर चुका था और उसे पहेलियों यानी पजल्स और कोड सुलझाने का बहुत ज़्यादा शौक था। पुलिस और डिटेक्टिव्स के अनुसार ज़ोडिएक नाम का जो भी हत्यारा था वे नेवी से जुड़ा हुआ था और उसे भी कोड और पहेलियां सुलझाने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये कुछ ऐसा कोइंसिडेंट था जो आर्थर ली एलन को ज़ोडिएक से जोड़ता था। अब आइए आर्थर की कहानी को यहीं पर रोकते हैं और चलते हैं ज़ोडिएक की ओर। 20 दिसंबर 1968 को 16 साल की बेटी जेनसन और 17 साल का डेविड फ्राडे पहली बार डेट पर जाते हैं। लेक हेरमन रोड, जो यंगस्टर्स के बीच एक पसंदीदा ड्राइविंग रूट है, पर वे एक रेस्टोरेंट के सामने कार रोकते हैं। कुछ ही मिनटों बाद एक कार उनके पीछे आकर पार्क हो जाती है। उस कार में बैठा एक आदमी उन्हें कार से बाहर निकलने का आदेश देता है। जब बेटी जेनसन और डेविड बाहर आने से इनकार करते हैं तो वे आदमी अपनी .22 कैलिबर की पिस्टल हाथ में लेकर अपनी कार से बाहर निकल आता है। आदेश का पालन ना करने पर वह पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। वे उनकी कार की पिछली सीट पर गोली चला देता है। बेटी और डेविड डर जाते हैं और कार की पैसेंजर सीट से भागने की कोशिश करते हैं। कातिल ड्राइवर साइड के शीशे की तरफ दौड़ता है और डेविड के सिर पर गोली मार देता है। इस समय तक बेटी जेनसन कार से बाहर निकल चुकी होती है और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही होती है। कातिल बेटी के पीछे दौड़ता है और उसे 5 गोलियां मारता है। इसके बाद वे आराम से अपनी कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। इन पहली हत्याओं के बाद ये कातिल लगभग 6 महीने तक चुप रहता है। फिर आता है दिन 4 जुलाई 1969। 18 साल की डार्लिन फेरन और 16 साल का माइकल मैगवेयर अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे के लिए पटाखे लेने जा रहे होते हैं। रात का समय होता है, लेकिन जब वे सड़क पर होते हैं उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है।
डार्लिन, जो कार चला रही होती है, घबरा जाती है और पीछा कर रही कार को चकमा देने की कोशिश करती है। वे अपनी कार को ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क के पार्किंग एरिया में ले जाती है। कुछ मिनटों तक डार्लिन और माइकल को लगता है कि शायद पीछा करने वाली कार को उन्होंने चकमा दे दिया, लेकिन कुछ देर बाद वही कार उनके पीछे आकर रुक जाती है। उस कार से एक आदमी बाहर आता है। उसके हाथ में एक टॉर्च होती है। माइकल को लगता है कि वे कोई पुलिस वाला है। जैसे ही वे आदमी पास आता है, माइकल अपनी जेब से आई कार्ड निकालने लगता है, लेकिन इससे पहले कि माइकल आई कार्ड निकाल पाए, वे आदमी उनके बिल्कुल पास आकर डार्लिन पर गोली चला देता है। फिर 2 गोलियां माइकल को लगती हैं। कुल मिलाकर दोनों को 7 गोलियां लगती हैं। डार्लिन फेरन की मौके पर ही मौत हो जाती है और माइकल बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कातिल कार में बैठने ही वाला होता है, तभी माइकल की आवाज सुन जाती है और वह फिर से लौट कर आता है। जख्मी माइकल पिछली सीट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कातिल उसे 2 और गोलियां मारता है। वहीं पास में 3 टीनेजर्स न्यू ईयर की पार्टी मना रहे होते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर वे उस ओर भागते हैं, लेकिन अब तक कातिल वहां से निकल चुका होता है। उसी दिन रात 12:40 पर एक गुमनाम आदमी वलेहो पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करता है, लेकिन कॉल तुरंत काट देता है। ये ज़ोडिएक की पुलिस को की गई पहली कॉल थी। 1 अगस्त 1969 को कातिल ने पहले 3 लेटर्स लिखे और उन्हें 3 अलग अलग अखबारों को भेजा। वलेहो टाइम्स हेराल्ड, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स और सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर। उस पत्र में उसने लिखा, डियर संपादक, मैं आपको लेक हेरमन पर क्रिसमस के समय की घटना और 2 और टीनेजर्स की मौत के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैंने ही उन्हें मारा था। मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ मैं और पुलिस ही जानते हैं। इसके बाद वे गोली के प्रकार, मारे गए लोगों के नाम और उनके कपड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू करता है। आगे वे लिखता है कि मैं एक अखबार का हिस्सा आपको भेज रहा हूँ। बाकी के 2 हिस्से मैंने 2 बाकी अखबारों को भेजे हैं। वे आगे लिखता है, मैं चाहता हूँ कि आप इस लेटर को 1 अगस्त शुक्रवार तक अपने अखबार में जरूर छापें, वरना मैं लोगों को मारना शुरू कर दूंगा। मैं इस वीकेंड कम से कम 12 लोगों को मार डालूंगा। लेटर के एंड में 8 लाइंस की एक सीरीज होती है, जिसमें ग्रीक साइंस बने होते हैं, मौसम के साइंस बने होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं, कुछ अक्षर होते हैं और कुछ संकेत होते हैं। उसके अनुसार इन लेटर्स को अखबार प्रकाशित करते हैं और फिर नेवी, एनएसए और सीआईए जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी इन कोड्स को सुलझाने में लग जाती हैं। लेकिन एक बंदा है जो इन लेटर्स से उतना प्रभावित नहीं होता। उसे ये नहीं लगता कि ये लेटर्स उन 4 मर्डर्स के असली कातिल का है। ये व्यक्ति है वलेहो पुलिस डिपार्टमेंट के हेड जैकी स्टिल्ट्स। जैकी स्टिल्ट्स पब्लिकली ज़ोडिएक को चुनौती देते हैं और कहते हैं, अगर तुम असली हत्यारे हो तो मुझे और जानकारी भेजो, जिससे मैं यकीन कर सकूं कि यही सच है। दूसरी ओर सैन फ्रांसिस्को से कुछ मील दक्षिण में रहने वाला एक कपल है, डोनाल्ड और बेटी हार्डन। इस जोड़े को पहेलियां सुलझाने में गहरी रुचि है और जब ये कपल ये कोड वाला लेटर अखबार में देखते हैं तो इसे सुलझाने में लग जाते हैं। कुछ ही दिनों में वे इसे पूरी तरह सॉल्व कर लेते हैं। उनके अकॉर्डिंग उन चिन्हों और उन साइंस के जरिए जो बात कही गई थी उसका मतलब ये था, मुझे लोगों को मारने में बहुत मज़ा आता है। ये जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करने से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे द्वारा मारे गए सभी लोग स्वर्ग में मेरे गुलाम होंगे। मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं करूंगा,
क्योंकि मुझे और भी बहुत से गुलाम इकट्ठा करने हैं। डोनाल्ड और बेटी द्वारा इस कोड को हल किए जाने के 3 दिन बाद ज़ोडिएक अपना अगला लेटर भेजता है। इस पर वे सीधे वलेहो पुलिस के हेड जैकी स्टेल्स को संबोधित करता है। वे लिखता है, आपकी मांग के जवाब में मैं आपको वलेहो में बिताए अपने शानदार पलों की और जानकारी देता हूँ। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। आप बताइए, आपने अपना समय कैसे बिताया? जब आप इसे सुलझा लेंगे तब आप मुझसे मिलेंगे। ज़ोडिएक को ये नहीं पता था कि उसका भेजा हुआ कोड पहले ही सुलझाया जा चुका था, लेकिन क्योंकि उसको दी गई जानकारी बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, इसलिए इसे जनता के साथ साझा नहीं किया गया। अपने अगले लेटर्स में ज़ोडिएक हत्याओं के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है जिससे ये साफ हो जाता है कि ये लेटर उसी कातिल का है जिसने उन सभी टीनेजर्स को मौत के घाट उतारा था। 27 सितंबर 1969 ये वे दिन है जब ज़ोडिएक का ध्यान एक बार फिर हत्या से जुड़े लेटर से हटकर हत्या पर वापस आ जाता है। 2 कॉलेज स्टूडेंट्स ब्रायन हार्टनेल और सेसिलिया शेपर्ड एक झील के किनारे पिकनिक मना रहे होते हैं। तभी सेसिलिया देखती है कि एक आदमी उनकी ओर आ रहा है। समय होता है लगभग शाम के 6:20। सेसिलिया ब्रायन को ये बताती है, लेकिन ब्रायन ज्यादा ध्यान नहीं देता। कुछ ही मिनटों बाद वह आदमी उनके सिर्फ 20 फीट की दूरी पर आ जाता है और अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। उसके चेहरे पर कपड़ा होता है और उसके सीने पर ज़ोडिएक का निशान बना होता है। वे आदमी पैसे और कार की चाबी मांगता है ताकि वे मैक्सिको भाग सके। ब्रायन उसे कार की चाबी दे देता है और हंसते हुए कहता है कि उसके पास सिर्फ 50 सेंट हैं। वे आदमी चाबी वापस ब्रायन को लौटा देता है। इसके बाद वे अपनी पिस्तौल हॉल्स्टर में डालकर एक 3 फीट लंबी रस्सी निकालता है और सेसिलिया से कहता है कि वे ब्रायन के हाथ पैर बांध दे। फिर वे खुद सेसिलिया को बांधता है। दोनों को बांधने के बाद वह एक लंबा चाकू निकालता है और बहुत ही नॉर्मल एक्सेंट में कहता है कि अब मैं तुम दोनों को चाकू से मारने वाला हूँ। इसके बाद वह सेसिलिया पर 10 बार वार करता है, 5 बार उसके सीने पर और 5 बार पीठ पर। फिर वह ब्रायन पर 6 बार चाकू से हमला करता है। जब उसे लगता है कि दोनों मर चुके हैं तो वे वहां से लगभग 500 फीट दूर उनकी कार के पास जाता है और उस पर वे उस दिन की डेट और टाइम लिख देता है। अब तक समय होता है लगभग शाम के 6:30। शाम 7:40 पर एक बेटा और एक पिता जो वहां पर मछली पकड़ने आए होते हैं उन्हें इस हालात में देखते हैं। फॉर्चुनेटली दोनों तब तक जिंदा होते हैं। उन्हें तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसी रात ज़ोडिएक नापा काउंटी शेरिफ ऑफिस में कॉल करता है और बताता है कि आज उसने क्या किया है। कुछ घंटों बाद सेसिलिया की मौत हो जाती है, लेकिन ब्रायन बच जाता है और पुलिस को पूरी इंफॉर्मेशन देता है। अब तक की तीनों हत्याओं में पुलिस को कुछ स्पष्ट समानताएं दिखती हैं। ज़ोडिएक हमेशा यंग कपल्स को निशाना बनाता है। सभी हमले वीकेंड पर होते हैं। मर्डर का समय हमेशा देर शाम या रात का होता है। एक अजीब बात, सभी हत्याएं झील के पास हुई हैं और हर बार लड़कियों पर लड़कों से ज़्यादा वार किए गए हैं। लेकिन अगली हत्या में, जो सिर्फ 2 हफ्ते बाद 11 अक्टूबर 1969 को होती है, ज़ोडिएक पहली बार अपना पैटर्न तोड़ देता है। इस दिन रात करीब 9:30 पर ज़ोडिएक एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टीन की टैक्सी में बैठता है और उसे वॉशिंगटन की मेपल स्ट्रीट की ओर चलने को कहता है। जैसे ही टैक्सी मंजिल पर पहुंचती है और रुकती है, ज़ोडिएक पीछे की सीट से पॉल की कॉलर पकड़ता है और उसके सिर में गोली मार देता है। फिर वे टैक्सी से उतरकर ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ जाता है। वहां वह पॉल स्टाइन की शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ता है और टैक्सी छोड़कर निकल जाता है। लेकिन
ज़ोडिएक को शायद ये पता नहीं था कि ये पूरी वारदात सड़क के दूसरी तरफ की एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल की खिड़की से दो टीनेजर्स देख रहे थे। अब आइए उस इंसान के पास चलते हैं जिससे ये कहानी शुरू हुई थी। मेरा मतलब है आर्थर ली एलन। आर्थर एलन इस केस में पहला संदिग्ध था। जब उसके पुराने दोस्त डोनाल्ड चेन ने आर्थर पर हत्या का शक जताया, यहीं से आर्थर पर ज़ोडिएक होने का संदेह और गहरा हो गया। डोनाल्ड का कहना था कि एक बार जब वे दोनों शिकार पर गए थे तो आर्थर ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी इंसानों का शिकार करने के बारे में सोचा है? इसके बाद आर्थर खुद कहता है कि उसने कई बार इसके बारे में सोचा है। फिर वे डोनाल्ड को कहता है कि वे अपना नाम ज़ोडिएक रखेगा और ज़ोडिएक के नाम से बहुत सारे लेटर्स भेजेगा। जब पुलिस ने आर्थर एलन की जांच शुरू की तो उन्हें ये पता चला कि आर्थर को नेवी से निकाला गया था। डिटेक्टिव्स के अनुसार ज़ोडिएक का किसी न किसी तरह नेवी से रिश्ता रहा होगा, क्योंकि ज़ोडिएक द्वारा अपने लेटर्स में जो शब्दों का यूज़ किया होता है वे बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा नेवी में काम करने वाले लोग अपने प्रोफेशनल भाषा में यूज़ करते हैं। क्राइम सीन पर मिले फुटप्रिंट से ये भी सामने आया कि ज़ोडिएक ने विंग वॉकर्स ब्रांड के बूट पहने हुए थे, जो केवल सैनिकों के लिए बनाए जाते हैं। एक और बड़ा सबूत ये था कि आर्थर एलन की पिस्टल उसी ब्रांड की थी जिसका नाम था ज़ोडिएक। सबसे बड़ा और मजबूत सबूत वे था जब 1969 की गोलीबारी में बचने वाले माइकल माजिया ने पहचान करते हुए कहा, जिस आदमी ने मुझे गोली मारी थी, अगर वह किसी से मिलता जुलता है तो वे है आर्थर ली एलन। लेकिन इससे पहले कि पुलिस और सबूत जुटा पाती और ये साबित कर पाती कि सच में ज़ोडिएक वही था या नहीं, 26 अगस्त 1992 को आर्थर एलन की मौत हो जाती है और उसके साथ ही ये रहस्य भी उसकी कब्र में दफन हो जाता है। अभी ये क्वेश्चंस तो अनआंसर्ड रह गए कि क्या ज़ोडिएक वास्तव में आर्थर था? ज़ोडिएक हमेशा के लिए एक ऐसा रहस्य बन जाता है जिस पर बस अनुमान ही लगाए जाते हैं और जवाब कभी नहीं मिलता। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आपसे मैं मिलूंगी किसी और कहानी में।